आइए दोस्तों, आज हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उसकी वजह यह है आपको इसके लिए गैसियस स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या फिर गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आपको इक्विलिब्रियम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मैं कॉन्सेप्ट साथ के साथ बताता चलूंगा। जो गैसियस में या फिर नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? इक्विलिब्रियम आओ पहले इसे देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से कन्वर्ट हुआ बी, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है ए से बी में कन्वर्ट हुआ, जी बिल्कुल हुआ। कई बार बी से ए में भी पलट के कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन है, इसे बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल। मतलब एक ही डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है जी, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में है तो वो रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीट होंगी, यानी कि ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। मतलब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, वो कंप्लीशन के लिए जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगी। कैसे? मान लीजिए मुझे आपकी तरफ आना है या फिर कैमरे की तरफ आना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से चलना स्टार्ट करूंगा तो आपकी तरफ पहुंच जाऊंगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं। तो कैमरे की तरफ जब मुझे आना होगा तो मैं आसानी से आगे चल के आ जाऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में उधर नहीं जा रहा हूं, उधर नहीं जा रहा हूं। हो सकता है आने में टाइम कम लगे या ज्यादा लगे, मतलब मैं आऊंगा जरूर। ठीक है जी, वही कहानी क्या है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन की है, और वो रिएक्शन खत्म हो जाती, कंप्लीशन के लिए जाती है। अब बात करते हैं इस साइड। अगर ए से बी बना तो बी से ए भी बना, मतलब मैं आपकी तरफ आया, कैमरे की तरफ आया, फिर मैं वापस चला गया, आया चला गया। मतलब यहां पे क्या होगा, मैं कैमरे तक पहुंच भी सकता हूं और नहीं भी। हो सकता है मैं आगे पीछे जाता रहूं, हो सकता है आगे कम पीछे ज्यादा जाऊं, या फिर हो सकता है बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाला हूं फिर वापस आ जाऊं। तो ये क्या होती है, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी। जो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है उसे ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम। उसे क्या बोला जाता है जी, दोनों डायरेक्शन में। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से बी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रहा बी, बी से ए, ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या फिर कई लोग ऐसे यूज करते हैं, एक ही एरो में दोनों तरफ लगा दिया, यानी कि डबल हेडेड एरो लगा दिया। या फिर बुक्स में आपको ज्यादातर मिलेगा एक एरो इस साइड और आधी एरो आपको इस साइड, आधी आधी मिलेगी आपको। मतलब यहां पे क्या होगी, सिंगल हेडेड एरो यूज्ड, सिंगल हेडेड एरो यूज होगी, सिंगल हेडेड एरो। और यहां पे क्या होगा, डबल हेडेड एरो यूज होगी। ठीक है जी। अब यहां पे ए और बी क्या है, आपस में ए बी में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए इसके स्टार्टिंग में 10 मोल थे, 10 मोल से हो सकता है इसके 8 मोल कन्वर्ट हो जाएं, फिर 8 मोल से धीरे से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर से ए में। मतलब ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। मतलब कंप्लीट ए से मतलब पूरा ए खत्म कभी नहीं होगा, पूरा बी मतलब ज्यादातर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, मतलब ये ए बी में, बी ए में कन्वर्ट होता रहेगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है जी। अब इन्हीं रिएक्शन में हम बात किसकी करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स की। किसकी करेंगे जी, लिमिटिंग रिएजेंट्स। मतलब एक कम अमाउंट में होगा, वो खत्म हो जाएगा, वही रिएक्शन की लिमिट बताएगा, वही बताएगा कि कितना प्रोडक्ट मैक्सिमम बन सकता है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को लिमिट कर देता है वो, इसलिए लिमिटिंग एजेंट है। इसकी चर्चाएं भी करेंगे। ये जी इक्विलिब्रियम, तो ये तीनों सिंबल है इक्विलिब्रियम के, बट मोस्टली जो यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है। तो आज के बाद हम आगे जितना इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो ये वाला इक्विलिब्रियम में साइन यूज करेंगे। ठीक है जी, डबल हेडेड एरो, यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो, यहाँ पे कंप्लीट होगी रिएक्शन। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन के लिए नहीं जाएंगे, कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का है ये डिस्कस करते हैं। जस्ट
सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मजा आएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है। तो देखिए क्या है, दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक का मतलब क्या, एट रेस्ट। इसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी बोल देता था, मैकेनिकल, कई बार बोल देते हैं मैकेनिकल, ठीक है जी, इसे मैकेनिकल भी बोल देते हैं। स्टैटिक मतलब रेस्ट पे होगा, वो मोशन में नहीं होगा। कैसे, एग्जांपल से समझते, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसका कन्वर्जन रेट क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, स्लो कन्वर्जन रेट होता है। कन्वर्जन तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डायमंड लिया, ठीक है जी, डायमंड किस में कन्वर्ट होता है, ग्रेफाइट में, ठीक है जी। अब सिंगल हेडेड एरो यूज करता तो ना तो वो इक्विलिब्रियम आता, और दूसरी बात, डायमंड का ग्रेफाइट और ग्रेफाइट का फिर से क्या बनता है, डायमंड। डबल हेडेड एरो यूज होता है और एक कन्वर्जन बहुत ज्यादा स्लो होता है, और इसे किसका एग्जांपल मान लिया गया है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, आओ देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें प्रेजेंट है जी वाटर, ठीक है जी, और वाटर यहां तक प्रेजेंट है, ठीक है जी। ये वॉल्यूम फिक्स कर दिया कि यहां तक ये कंटेनर क्या हुआ है, भरा हुआ, फिल किया गया है। अब मैं क्या करता हूं, नीचे क्या करता हूं, इसे नीचे पानी निकालने के लिए कुछ लगा देता हूं और नीचे से कर देता हूं बंद, ताकि पानी नीचे निकल जाए, और ऊपर से मैं कुछ वाटर डालने की कोशिश करता हूं और नीचे एक और कंटेनर लेता हूं। ये मैं ओपन करूंगा तो ये वाटर क्या होगा, इनलेट होगा, यहाँ पे वाटर इसमें आना चालू हो जाएगा। जितना वाटर इसमें आएगा उतना ही वाटर मैं ऊपर से क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। मतलब ये जो लेवल है, ये लेवल फिक्स रहेगा, इतना ही लेवल रहेगा। मतलब जितना पानी इसमें आएगा नीचे वाले कंटेनर में, उतना ही ऊपर डालूंगा। बाहर निकला है आउटलेट, डाला है इनलेट, मतलब जितना आउटलेट है उतना ही इनलेट होगा। मतलब अमाउंट फिक्स रहेगी, जितना निकला है और उतना ही मैं डाल दूंगा। इसे बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई होगी। मोस्टली कहानी इसी की पढ़ेंगे, ये चर्चाएं हम इतनी ज्यादा नहीं करेंगे। हालांकि लास्ट में जो पोर्शन होगा, आप बोलोगे तो मैं ये भी बता दूंगा कैसे कैसे आप चर्चाएं कर सकते हैं। अब स्टैटिक और डायनामिक में, डायनामिक फिर से 3 टाइप का होता है, डायनामिक के फिर से 3 टाइप हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइप हैं देख लेते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले क्या आता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा उसमें आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और थर्ड नंबर पे क्या आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। ये 3 कहानी होती है जी इक्विलिब्रियम की। फिजिकल इक्विलिब्रियम को जनरली फेज इक्विलिब्रियम भी बोल दिया जाता है। फेज इक्विलिब्रियम क्या होते हैं ये सब, आओ देखते हैं। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ही सबस्टांस होगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रखेंगे, उसकी फेज देखेंगे और उनमें इक्विलिब्रियम आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया H2O का, ठीक है जी, और वो H2O है जी लिक्विड। मैंने उसको हीट कर दिया, टेम्परेचर दिया, H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O कन्वर्ट हो जाएगा जी वेपर में, यानी कि गैस की फॉर्म में आ जाएगा, वेपर की फॉर्म में आ जाएगा। यहां भी H2O है, यहां भी H2O है, मतलब वाटर है, डिफरेंट डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पे लिक्विड है, यहां पे वेपर है। या ऐसे भी हो सकता है ये H2 किस में चला जाए, ये H2O क्या बन जाए, आइस बन जाए, सॉलिड बन जाए, यानी कि सॉलिड फॉर्म में भी जा सकता है। ये इक्विलिब्रियम सबस्टांस एक ही है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर उसकी कंडीशन चेक करते हैं, उसे बोला जाता है फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम आप किसको बोलोगे और आयनिक इक्विलिब्रियम किसको बोलोगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में जनरली हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, केमिकल
रिएक्शंस की। और केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा, वहां पे एक सब्सटेंस तो नहीं होगा, दो डिफरेंट सब्सटेंस एटलीस्ट होंगे, कम से कम दो, मतलब ए से बी बना है, बी से ए बना है, मतलब डिफरेंट होने जरूरी है, दो डिफरेंट होंगे, रिएक्टेंट अलग होगा और प्रोडक्ट अलग होगा। अब रिएक्टेंट किसे बोलेंगे, प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, इक्विलिब्रियम के हिसाब से वो भी आगे चर्चा करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे और जनरली रिएक्शन किसकी पढ़ेंगे, इसमें गैसेस की रिएक्शन की बात करेंगे, गैस जो है उनकी रिएक्शन पढ़ेंगे। और आयनिक इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन तो होंगी, क्या होंगी, केमिकल रिएक्शन होंगी जी, बिल्कुल होंगी, रिएक्शंस होंगी। और वो रिएक्शंस किसकी होंगी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस की रिएक्शन होगी। आयन की रिएक्शन की बात करेंगे, वो आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्या आपको ये सिनेरियो समझ में आया है क्या, ये इक्विलिब्रियम का था कि इक्विलिब्रियम में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आप ये बोल सकते हैं इसमें जो फेज इक्विलिब्रियम था, इसमें सबस्टेंस में क्या होगा, चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, यानी कि कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। ये रिएक्शन हुई है, इसमें भी क्या होगा, चेंज होगा जी, क्या होगा, चेंज। और ये हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है जी, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तीनों के तीनों। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ढंग से सुनते रहिएगा। इक्विलिब्रियम में बहुत सारे सवाल मिलते हैं आपको, चाहे आप एनसीईआरटी उठाएं या कोई भी हायर बुक उठाएं। 11th क्लास में पहली बार इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन होता है, 7th चैप्टर के आसपास आई थिंक होता है। तो जब कभी भी इक्विलिब्रियम की बुक उठाएंगे, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा और वो कॉन्सेप्ट करने के बाद आपका हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और कई क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आएंगे, एक एक घंटा भी आपको लग सकता है, बट आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम है, तो आप उन क्वेश्चन को सोल्व बहुत आसानी से कर पाएंगे और बहुत मजा भी आएगा। आओ चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही मजेदार कहानियां हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा एंड में तो बिल्कुल ही मजा आ जाएगा, गारंटीड। बहुत मजेदार कहानी है। तो ये आपने देखा केमिकल इक्विलिब्रियम था। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, तो इक्विलिब्रियम को एनालिसिस कैसे करेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम एनालिसिस कैसे एनालिसिस कर सकते हैं आप इक्विलिब्रियम को। तो इसको करने के क्या है, 3 तरीके हैं। पहला क्या होगा, देखो 3 तरीके हैं एनालिसिस करने के। एनालिसिस का मतलब हम कैसे जान सकते, कैसे पहचान सकते किस में चेंज आया होगा। तो सबसे पहला क्या है, रेट देखेंगे, रेट एनालिसिस, रेट का एनालाइज करेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन देखेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है जी, ये एनालिसिस हम देखेंगे किसका, रेट का और कंसंट्रेशन का। इनमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप का ग्राफ्स होंगे, ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, ग्राफ पे सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है जी, 2 चांस थे, 2 टाइप थे। अब थर्ड टाइप क्या होगा, थर्ड टाइप होगा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है जी, ये तीनों का डिस्कशन हम करेंगे, ये तीनों बहुत ज़रूरी है इक्विलिब्रियम एनालिसिस में। ठीक है जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेट एनालिसिस का, कि रेट चेंज होगी कैसे होगी, कैसे पता लगाएं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन आई और वो रिएक्शन क्या है, एक है स्टार्टिंग में ए, ठीक है जी, प्लस मेरे पास है बी, और वो कन्वर्ट किस में हो गया, सी में। इक्विलिब्रियम का निशान लगाया। ठीक है जी, अगर ये रिएक्शन है, इसमें रेट कैसे बताओगे आप, कैसे बता सकते हो। सबसे पहले मेरे पास मान लिया इसके 10 मोल थे, इसके 5 मोल थे, इसके कितने मिलेंगे, और ये बात है इनिशियली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब बात कर रहे हो, इनिशियली मतलब शुरुआत में बात कर रहे हैं। और इनिशियली को t = 0 भी बोल देता था, टाइम = क्या ले लिया, 0, क्योंकि इनिशियली है तो टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, रिएक्शन करनी चालू ही नहीं हुई। अब ये जरूरी नहीं है कि एक है बी है, इसको इससे रिएक्ट करोगे ये बन जाएगा, मतलब ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनमें से एक खत्म हो सकता है। कैसे,
यहां पे स्टोइचियोमेट्री 1 है, यहां पे स्टोइचियोमेट्री 1 है, यहां पे स्टोइचियोमेट्री 1 है। अब स्टोइचियोमेट्री क्या है? ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है? स्टोइचियोमेट्री है। स्टोइचियोमेट्री डिफाइन करने के लिए बोलते, कैसे बोलोगे? कितनी बार एक रिएक्शन में कितनी बार एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुआ है, कितनी बार एक प्रोडक्ट इन्वॉल्व हुआ है एक स्पीसीज रिएक्टेंट में। मान लीजिए इसमें पूछा जाए कितनी बार ए इन्वॉल्व हुआ है, एक बार, तो उसकी स्टोइचियोमेट्री 1। अगर मान लीजिए यहां पे 5 होता बी के आगे तो स्टोइचियोमेट्री कितनी हो जाती? 5 की। इस रिएक्शन में बी 5 बार इन्वॉल्व हुआ है, वही उसकी स्टोइचियोमेट्री है। इसका मतलब एक है, यहां पे एक से एक रिएक्ट करेगा और एक ही बनेगा। एक से एक रिएक्ट करेगा तो 5 से कितना रिएक्ट करेगा? 5, यानी कि यहां पे क्या बच जाएगा? यहां पे 0 बच जाएगा। यहां पे 5 रिएक्ट करेगा, एक से एक कर रहा है तो 5 से 5 करेगा, यानी कि यहां कितना बच जाएगा? 5। ठीक है जी। और यहां पे एक से एक बनेगा तो यहां पे रिएक्ट कितना किया? इसका भी 5 और इसका भी रिएक्ट कितना करेगा? 5, तो यहां भी कितना बनेगा? यहां भी 5 ही देखने को मिलेगा। मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये देख रहे हो आप इन दोनों की, मतलब एक खत्म हुआ है। खत्म कौन हुआ है? बी खत्म हुआ है और बी खत्म हुआ है, तो इसी को आप क्या बोल दोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है जी। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जिसकी हेल्प से प्रोडक्ट आपका बनेगा, क्योंकि ये खत्म हो गया, ए से अकेला सी नहीं बन सकता। जो ज्यादा है उसे क्या बोल दिया जाता है? एक्सेस रिएजेंट। वैसे इसका कोई काम नहीं आएगा, एक्सेस रिएजेंट बोल देते हैं। ठीक है जी। एक रिएजेंट कम होगा, एक ज्यादा अमाउंट में होगा, उसे एक्सेस बोल देते हैं। अब आप सोचेंगे ये 5 कैसे बच गया? मान लीजिए C+O2 है और क्या बनेगा? CO2 बनेगा। अगर मान लिए C जितना है O2 उतना है तो CO2 बराबर बनेगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री देख लो। अगर आप ये मान लो कि मान लो किलो में आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन छोड़ो, किलो में समझने की कोशिश करते कि होता कैसे है। मान लीजिए ये 10 किलो था, ये 5 किलो था, स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से वही बनेगा, एक से एक रिएक्ट करेगा, एक बनेगा। अब देखो अगर मान लीजिए इसका 10 में से कितना रिएक्ट करेगा इसके साथ? 5, क्योंकि देखो स्टोइचियोमेट्री देखो एक से एक रिएक्ट करेगा तो कम कौन है? ये 5 से रिएक्ट करेगा 5, तो इसका क्या बच जाएगा? 5। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगी? खत्म। जब कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। मतलब ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, यानी कि ऑक्सीजन को मिटा दो, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होगी। क्या अकेले C से CO2 बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कार्बन है, कार्बन का तो कार्बन ही रहेगा। ऑक्सीजन लेके आऊंगा, रिएक्शन करवाऊंगा मैं, तब ही तो बनेगा। और ऑक्सीजन अपनी क्या हो गई थी? यहां पे खत्म हो चुकी थी। ठीक उसी तरीके से ए बचा पड़ा रहेगा, लेकिन C तब बनेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसलिए इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। 5 से कितना रिएक्ट करेगा? 5। तो ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ देखो जी, ग्राफ कैसे देखेंगे? देखो बहुत मजेदार चीज है जी। ग्राफ प्लॉट कर दिया यहां पे लिख देते हैं जी रेट, और यहां पे लिख देते हैं टाइम। ठीक है जी। यहां पे 2, 4, 6, 8, 10। अब इस बात को समझ लीजिएगा कि जो इनिशियल लेके आ रहे हैं, इनिशियली जो होगा रिएक्टेंट, उसकी अमाउंट क्या होगी? मैक्सिमम अमाउंट होगी। उसकी अमाउंट क्या होगी? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट होगी एक ही। कोई भी रिएक्टेंट है, मान लो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ABC वाला मत लो। मान लिया अपने पास A कन्वर्ट होगा किसमें? B में। ठीक है जी। A के स्टार्टिंग में 10 मोल थे, ये रिएक्ट करेगा ही नहीं, बनाए नहीं कुछ भी, मतलब और भी कैटलिस्ट डालेंगे। A से डायरेक्ट B तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिएक्शन कंडीशन वो नहीं ले रहे। बस आपको ये समझना है A से B किसी तरीके से बन गया है। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद ये 5 बना और कुछ टाइम के बाद ये भी 5 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि स्टोइचियोमेट्री देखो एक से एक रिएक्ट करेगा तो 5, एक से एक बनेगा तो 5 से कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो स्टार्टिंग में ए की कंसंट्रेशन क्या थी? ए की अमाउंट थी मैक्सिमम। ए की अमाउंट क्या थी? मैक्सिमम। और बी क्या था? 0 था, बी बना ही नहीं। देखो यहाँ पे जी की अमाउंट क्या है?
0। और जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी तो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन लगातार क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। आपसे कोई पूछे कि डिफाइन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को डिफाइन करने का एक ही तरीका है, जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से कम हो वो रिएक्टेंट, और टाइम के हिसाब से जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो वो प्रोडक्ट। यही एकमात्र तरीका है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बताने का। वैसे और भी तरीके हैं, बट ये एक एफिशिएंट तरीका जिसे आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। दोबारा सुनिए, रिएक्टेंट वो जिसकी कंसंट्रेशन लगातार कम हो, प्रोडक्ट वो जिसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़े। यानी कि स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में देखो यहां पे स्टार्टिंग में 10 था, ये कुछ भी नहीं था, 0 था। ये 9 हुआ, ये कितना बन गया, 1 बन गया। ये फिर 8 हुआ, ये कितना बना, 2। ये 7 हुआ, ये कितना बना, 3। ये फिर 6 हुआ, ये कितना बना, 4। ये 5 हुआ, ये कितना बना, 5। यानी कि देखो तो इसकी कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और जो प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। कहना क्या चाहता हूं, स्टार्टिंग में ए की अमाउंट क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। ए की अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 10 यहां पे होगी, और बी की अमाउंट क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम मतलब 0 होगी। ठीक है जी। जैसे जैसे टाइम चला, रिएक्शन आगे चली, दोनों के कितने मोल हो गए, 5 मोल हो गए। ठीक है जी। तो 5 हो गए बराबर, तो क्या होगा, ये लगातार क्या हो रही थी, जो प्रोडक्ट था वो लगातार डिक्रीज हो रही थी, ये आ गया जी। ठीक है जी, ये लगातार क्या हो रही थी, डिक्रीज, और ये था, ये लगातार क्या हो रही थी, इंक्रीज। यहाँ पे आके क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, कंबाइन हो गए। ठीक है जी। और यहाँ इनके सामने वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है जी 5, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 5। ठीक है जी, ये आ गया जी इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। इसे क्या बोला जाता है, इसको यहां पे ज्वाइन करवा सकते हो। ये यहां पे क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या है जी, इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब यहां पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल होगी। अब किसी इक्विलिब्रियम में दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, बट रेट है, रेट दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड। अब तक 2 वर्ड यूज कर रहे थे, कभी कंसंट्रेशन कभी रेट। अब डिफाइन करते कैसे रेट बराबर होगी, कैसे कंसंट्रेशन बराबर होगी, कैसे देखोगे। देखो, एक बार ए से बी में कन्वर्ट होगा, बी से ए में कन्वर्ट होगा, दोनों की क्या होगी, रेट इक्वल होगी। रेट क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। अगर दोनों की रेट इक्वल होगी मतलब क्या बोलोगे, देखो ए से बी बन रहा है, इसे बोलोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, और बी से ए बन रहा है, देखो इक्विलिब्रियम का निशान लगाना था यहाँ पे, बी से ए बन रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है जी, ये था रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर रेट फॉरवर्ड इक्वल टू रेट बैकवर्ड है तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, मतलब इस पे रेट दोनों की क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, रेट वर्सेस टाइम देखेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, तब ये ग्राफ आएगा। ठीक है जी। अब रेट हमेशा याद रखें, कभी इक्विलिब्रियम आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों की रेट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन पे चलते हैं, रेट के एनालिसिस के लिए। कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, आओ देख लेते हैं कैसे। जैसे जैसे चैप्टर चलेगा चीजें और ज्यादा समझ में आनी चालू हो जाएंगी। अब कंसंट्रेशन का एनालिसिस देखते हैं कि कंसंट्रेशन में कैसे देखेंगे। मान लीजिए अपने पास एक रिएक्शन थी, यही मान लो ए कन्वर्ट हुआ बी में। ठीक है जी। अब टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन थी 10, इसकी कंसंट्रेशन कुछ नहीं थी, 0 थी। इसकी कंसंट्रेशन टाइम इक्वल टू t पे कितनी हो गई, 4। तो इसकी हो सकता है कितनी बन जाए, 6 बन जाए। ठीक है जी। नहीं, मतलब देखो 4 खत्म हो गया, टाइम t इक्वल टू t पे कितना है, 4। मतलब देखो टाइम t इक्वल टू 0 मतलब बची हुई अमाउंट है। टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या था, 10। टाइम t इक्वल टू t पे कितना बचा है, 4। रिएक्ट कितना कर गया, 6। और जितना रिएक्ट कर रहा है 1 से 1 रिएक्ट करेगा, यानी 1 से 1 बनेगा, तो 6 से कितना, 4 से कितना बनेगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 4, यहाँ पे आएगी 4। ठीक है जी। मतलब आप ये देखें कि कितना खत्म हुआ, कितना नहीं सॉरी 6 आएगी। यहां से देखें 1 से 1 बनेगा तो 6 से कितना बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा।
ठीक है जी। या फिर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में इनिशियली ये देखें कि अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे ये आगे चलेगा, कैसे रिएक्शन होगी। लेट्स सपोज ये मान लीजिए कुछ टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन बची है 4, इसकी कंसंट्रेशन बची है 6, तो ये ग्राफ कैसे आएगा? देखो ग्राफ फिर से वैसे ही आएगा, 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2। यहाँ पे क्या लेंगे? कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या लेंगे? टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे वाले में यहाँ रेट था, यहाँ टाइम था। अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, क्या डिफरेंस है? स्टार्टिंग में कितना था? 10। 10 से क्या होगा? ये रहा जी 10, और ये कितना था? 0। 10 से कितना पहुंच गया? 4। 10 से कितना पहुंच जाएगा जी? ये आ गया 4। ठीक है जी। और ये 0 था, 0 से कितना पहुंच गया? 6। ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट आ गए। अब यहां पे ज्वाइन करेंगे जहां पे पहली बार ये लाइनें दोनों क्या हो चुकी हैं? सिद्ध हुई हैं। पहली बार दोनों लाइनें क्या हुई है? पैरेलल चली है। यानी कि इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है जी। अब इक्विवेलेंस पॉइंट है, अब इससे पहले ये दोनों मिले हैं, अब इसका कोई खास प्रयोजन नहीं यहां पे, लेकिन फिर भी इसको क्या बोला जाता है? इक्वी कंसंट्रेशन। इक्वी कंसंट्रेशन पॉइंट। मतलब यहां पे दोनों ही कंसंट्रेशन 5-5 होगी, दोनों ही कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता था कि इसका क्या बनता? इसका 6 बन जाता और इसका क्या बन जाता? 4 बन जाता। ऐसा भी पॉसिबल था जी, बिल्कुल था। तो इसमें क्या लफड़ा होगा? आओ देखते हैं ग्राफ का। वही देख लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। क्या लिखा था? कंसंट्रेशन लिखा था। क्या लिखा था? टाइम लिखा था। अब क्या हुआ? ए मैक्सिमम था यानी कि 10 था, धीरे धीरे कितने पे आ गया? 6 पे आ गया। ये आ गया जी 6 पे, इक्विलिब्रियम में चला गया। 0 पे था, कितने पे आया? 4 पे। ये 0 पे था, ये आ गया 4 पे। ये भी पॉइंट क्या दिखाता है? ये भी इक्विवेलेंस पॉइंट है, और ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ दोनों ही कंसंट्रेशन दोनों क्या हो गए? इक्विलिब्रियम पोजीशन में चले गए। कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है जी। इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, एक ग्राफ लिया था कि इसमें ये भी 5 था और ये भी 5 था। ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा, 2 4 6 8 10। यहाँ पे क्या था? कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या था? टाइम। 2 4 6 8 10। यहाँ पे कितना आएगा? 5। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, 5 पे पहुँचेगा। इसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो 5 पे पहुँचेगा। इस पे दोनों की कंसंट्रेशन देखो, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? 5-5 हो गई। यानी कि तीनों ग्राफ पॉसिबल है। क्या है जी? तीनों ग्राफ पॉसिबल है इसके लिए कि कंसंट्रेशन क्या हो सकती है? दोनों की इक्वल हो भी सकती है और कंसंट्रेशन इक्वल नहीं भी हो सकती। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। बट रेट दोनों की क्या होगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होना जरूरी है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि बहुत सिंपल सी बात है, रेट बराबर होंगी तभी इक्विलिब्रियम आएगा। कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, अनिवार्य कंडीशन नहीं है। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब लास्ट में बचा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे पढ़ते हैं, उससे पहले सवाल कर लेते हैं एक दो। कैसे सवाल करते हैं उनके जवाब आप देंगे। Which of the following curve will represent equilibrium condition? इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम लिख दो कि कौन सा ग्राफ आपको क्या बताता है? आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है कि इसमें इक्विलिब्रियम आया है या इक्विलिब्रियम नहीं आया। ग्राफ देखें, ग्राफ ए मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया कंसंट्रेशन, ट्यों ये पहले आया हुआ सवाल है वो मैं आपको दे रहा हूँ एज इट इज। यहाँ पे नीचे दे दिया टाइम। दूसरा
यहाँ पे ले लो रेट, यहाँ पे ले लो टाइम। ठीक है जी। सी वाले में क्या ले लो, यहाँ पे ले लो रेट, यहाँ पे ले लो टाइम। ठीक है जी। और डी वाले में क्या ले लो, कंसंट्रेशन, टाइम। ठीक है जी। इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा कर्व इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। उसमें से ऑप्शन 1 भी हो सकता है ठीक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों के चारों ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कब आता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ क्या होना चाहिए, बैकवर्ड। दोनों की रेट बराबर होनी चाहिए। कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसमें से देखिए, कंसंट्रेशन बराबर है रेट, जी बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम को। इसमें रेट बराबर है दोनों की, देखो रेट बराबर है, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें देखो, क्या इसमें रेट इक्वल है क्या। मान लिए इसकी वैल्यू मान लो 6 है, इसकी वैल्यू मान लो 4 है, रेट की वैल्यू अलग अलग आ गई। एक की रेट 6 आई है, एक की रेट 4 आई है, और एक रिएक्शन में जिसमें इक्विलिब्रियम हो उसमें रेट बराबर आनी चाहिए। मतलब ये नहीं रिप्रेजेंट करता है। क्यों, रेट ऑफ फॉरवर्ड नॉट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं होती। देखो अब लास्ट में कंसंट्रेशन इक्वल टू टाइम। एक बार ये कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट हो चुकी है और कांस्टेंट हो चुकी है, तो ये भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। आप कमेंट करके बताएं क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अब आखिरी सवाल क्या है, आखिरी सवाल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन आपने देखी। आप इसमें देखेंगे एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको ग्राफ दूंगा। ठीक है जी। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। ये सवाल मैं वो करवाऊंगा लगभग कहीं से आए हुए हैं, या फिर वो क्वेश्चन जो लगता है आपके लिए जरूरी है, किसी बुक से डायरेक्ट डाटा उठा के वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको बताता रहूंगा वो बातें। आपको ए दिया गया है, ये रहा, यहां पे रेट है, यहां पे टाइम। ठीक है जी। बी दिया गया है आपको, यहां पे कंसंट्रेशन है, यहां पे टाइम है। ये इसमें मिक्स हो गया। चेंज द मार्कर, सी ले लेते हैं, यहाँ पे फिर से कंसंट्रेशन, यहाँ पे फिर से क्या है, टाइम। ठीक है जी। और डी ऑप्शन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या लेंगे, कौन सा हो चुका, ये हो चुका कंसंट्रेशन वाला, रेट वाला, कंसंट्रेशन वाला बराबर। यहाँ पे है जी कंसंट्रेशन, यहाँ पे है टाइम। यही 4 ऑप्शन दिए थे जी। दोनों में कंसंट्रेशन दिया था। देखो कंसंट्रेशन इसमें क्या है, चेंज है, मतलब इक्वल नहीं है, लेकिन पैरेलल लाइंस है। इसमें कंसंट्रेशन भी एक थी, पैरेलल लाइंस थी। इसमें क्या था, इसमें रेट की दोनों एक लाइन थी। इसमें क्या था, कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत डिफरेंस थी। इसमें आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन बताना था। इरिवर्सिबल रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो रिएक्शन होती हैं ए से बी बनेगा, और ए से बी बनेगा, रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन, गोज फॉर कंप्लीशन। वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, और कंप्लीट होगी तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी एक टाइम पे, 0। जो रिएक्टेंट था उसके अमाउंट 0 हो जानी चाहिए थी अगर वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ, हो सकता है
1 दिन लगे, 20 दिन लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल भी लग सकते हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, लेकिन वो रिएक्शन कंप्लीट जरूर होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें आप, ये रेट इक्वल है, मतलब ए बी दोनों इक्वल हो गई, मतलब इक्वल हो गई, वो रिएक्शन नहीं, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, ये आपका रॉन्ग है। अब इसमें देखें, इसमें एक की कंसंट्रेशन देखो बिल्कुल टाइम के साथ यहाँ पे वैल्यू क्या आती है 0, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है 0, और जिसकी कंसंट्रेशन 0 होगी वही क्या है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखें, क्या इसकी कंसंट्रेशन 0 हुई है? नहीं जी, नहीं हुई है। क्या इसकी कंसंट्रेशन 0 हुई है? नहीं हुई है। यानी कि इसका एक ही उत्तर है, एक ही जवाब है, दैट इज बी। इसका मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट क्या होगी 0, और इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है जी। क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मैक्सिमम अमाउंट तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही, क्योंकि सारे का सारा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में